जहां गंगोलीहाट विधानसभा संगठन के पर्यवेक्षक ने ब्लॉक और नगर में संगठन की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को संगठन में काम करने का भी मौका दिया जाएगा। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए एकजुट होकर के काम करने की अपील की है और बीजेपी सरकार की विफलताओं को आमजन को बताने की अपील की। बैठक में पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री खजान गुड्डू ने कहा कि गांव-गांव में जाकर पार्टी को मजबूत करने के साथ ही कांग्रेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा। इस मौके पर बीजेपी छोड़ करके आए नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। बेरीनाग और नगर बेरीनाग और गणाई ब्लॉक के अध्यक्ष पद के चयन हेतु हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और सर्वसम्मति से हम लोग नाम तय करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस बैठक में हम लोग पहुंचे हैं तो हम चाह रहे हैं कि सभी लोग मिलजुल करके एक नाम को तय करें और जिसको हम जो है प्रदेश हाईकमान को हम दें। तो धर्मनगरी हरिद्वार में नशे की ओवरडोज से फिलहाल एक युवक की मौत की खबर सामने आई है और साथ ही ये भी जानकारी आपको दे दें कि पूरे शहर में इस मामले के आने के बाद से हड़कंप मचा है और इस मौत के बाद से न सिर्फ इलाके में आक्रोश देखने को मिल रहा है बल्कि नशे को लेकर के सियासी संग्राम भी इस वक्त सड़कों पर तेज दिखाई दे रहा है। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार में फल फूल रहे नशे के अवैध कारोबार को लेकर के स्थानीय विधायक पर सीधा हमला बोला। आरोप है कि इलाके में शराब ही नहीं बल्कि नशीले इंजेक्शन और कई मादक पदार्थ खुलेआम बेचे जा रहे हैं और इस पूरे नेटवर्क को राजनीतिक संरक्षण हासिल है। साथ ही युवक की मौत के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी विधायक मदन कौशिक के आवास का घेराव करने तक पहुंच गए, जहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया जिससे कि मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई थी। कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि ये सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि नशे के जरिए युवाओं को खत्म करने की साजिश है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब दूसरे देशों में नशे को मामूली मात्रा पर कड़ी सजा दी जाती है तो वहीं हरिद्वार में नशे का कारोबार बेखौफ कैसे चल रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले को लेकर के अब जांच की बात कह रही है। स्मैक बेचने वालों को मदन कौशिक जी जमानत दिलवा देते हैं, उनको जेल नहीं होगी और हमें गिरफ्तार करके ये लेकर जा रहे हैं। कितने शर्म की बात है। हर 5-5 मीटर की दूरी पर यहाँ पे हरिद्वार में शराब बिक रही है। हरिद्वार के लोगों को क्या चाहिए? हरिद्वार के लोगों को चाहिए उनके जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहे। पर आजकल का युवा केवल नशे में लग रहा है कि शराब पी रहा है, नकली शराब बिक रही है रानीपुर मोड़ पे, ऋषिकुल पे, जगह जगह स्मैक बिक रही है। अपराध बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है। इसी स्मैक की वजह से अपराध बढ़ता है। आदमी स्मैक पीता है फिर कुछ भी कर देता है। इसकी वजह से ये हत्याएं होती है, इसी की वजह से ही बलात्कार होते हैं। तो ये स्मैक हम बिकने नहीं देंगे। हम तो कह रहे हैं कि नगर विधायक भी बोले हैं इसमें कुछ, उनके आगे भी बेटियां हैं, महिला हैं, उनके घर में भी वो भी महिला सरोकारों से में अगर उनकी रुचि है तो वो भी इस बेटी के न्याय के लिए बोले, चुप्पी ना साधे रहे। गिरफ्तारी दी थी आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने हमारे गिरफ्तारी दी है और उनकी मांग है कि जो बढ़ते अपराध है, जो अनामिका शर्मा वाला मामला है, इन सब मामलों पे जांच तेजी से हो और जो हरिद्वार में स्मैक और जो बढ़ता नशा है उस पर भी लगाम लगे। तो वहीं ऋषिकेश में 51 एकड़ वन भूमि पर फेंसिंग करने पहुंची वन विभाग की टीमों को उस समय विरोध का सामना करना पड़ा जब स्थानीय लोगों ने काम का विरोध शुरू कर दिया। दरअसल गुमानीवाला स्थित अमित ग्राम में वन विभाग की टीम, पुलिस बल और तहसील प्रशासन की मौजूदगी में फेंसिंग का कार्य किया जाना था। इस दौरान स्थानीय लोग और वन विभाग की टीम के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। प्रशासन ने समझाने बुझाने की कोशिश की लेकिन आक्रोश शांत नहीं हुआ। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 महिलाओं और एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद से फेंसिंग का काम शुरू किया और मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखी गई। ये जो हमारे टोटल जो क्षेत्र था वीरभद्र सहकारी समिति वाला, इसी पे हम लोग जिस पे विगत उस पे कार्रवाई की थी, आज उसी प्लॉटों पे हम लोग ये वो। कितनी जमीन है टोटल कुल? और ये कार्रवाई कब तक चलेगी? ये लगभग 114 प्लॉट हैं, उन्हीं पे हम लोग ये कारोबार कर रहे हैं। कितना वर्ग मीटर, कितने हेक्टेयर है? अभी तो ये टेंटेटिव है। आप ये 114 प्लॉट का करीब 51 एकड़ हम लोगों का भी इसमें क्षेत्रफल है। बाकी कार्रवाई चल रही है।
बागेश्वर में कुमाऊं की काशी सरयू गोमती के पावन संगम पर आगामी 13 से 20 जनवरी तक के लिए आयोजित होने वाले ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले के पोस्टर और आमंत्रण पत्र का विमोचन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। विमोचन कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर विधायक, कपकोट विधायक, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, नगर पालिका अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। वहीं मेला संरक्षक ने इस बात की जानकारी दी कि उत्तरायणी मेला जन आस्था, संस्कृति और साथ ही परंपरा का प्रतीक है और जिसे भव्य और सुव्यवस्थित रूप से आयोजित करने के लिए सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। दो 2026 का हम लोगों ने पोस्टर विमोचन कार्यक्रम किया है और हमारे इसमें सारे माननीय जनप्रतिनिधि भी आज मौजूद रहे और इसमें 13 जनवरी से जो हमारा कार्यक्रम है, ये जो मेला है, ये शुरुआत होगी और उसमें मुख्यतः कल भी हम लोगों ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर और मजिस्ट्रेट्स के साथ मिलकर जो सेफ्टी है और किस तरीके से भीड़ को नियंत्रण करना है, किस तरीके से पार्किंग वगैरह की व्यवस्था रहेगी, सभी चीज़ को लेकर और जितने भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है किस तरीके से सभी को शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, सभी की मीटिंग बैठक वगैरह कर ली। 1 महीने से पूरी प्रशासन की टीम लगी हुई है। कौतिक 2026 की तैयारी जो हम पिछले 2 महीने से हम लोग कर रहे हैं और उसके आमंत्रण और पोस्टर का विमोचन आज यहाँ पर हम सब लोगों ने यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया है, जिसमें कि हमारे बागेश्वर की सम्मानित विधायक अमरवीर दास जी और हमारे कपकोट के सम्मानित विधायक श्री सुरेश गढ़िया जी, हमारे दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट जी और हमारे जिलाधिकारी सहित हमारे मेलाधिकारी सहित सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे और हम लोगों ने इस मेले को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत है और लगातार हम लोग मेले की तैयारियां हम कर रहे हैं। इस मेले में जो तैयारियां होती हैं वो लगभग अब फाइनल टच पे हैं। समस्त अपने जनपदवासियों से इस विमोचन के माध्यम से आमंत्रण भी करता हूं और निमंत्रण भी देता हूं, क्योंकि ये हम सब लोगों का इस बागेश्वर जनपद का एक धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हमारा उत्तरायणी कौतिक हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। तो वहीं रुड़की में दिल्ली रोड के पास बने पेट्रोल पंप के बाहर 2 युवकों के गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग देखने को मिली, जहां पर कई राउंड गोलियां चलने से इलाके में अफरा तफरी मच गई और दहशत का माहौल पैदा हो गया। बता दें कि फायरिंग के दौरान पेट्रोल पंप पर मौजूद सेल्समैन जान बचाकर के भागे। दरअसल दोनों गुटों के बीच पुराना विवाद बताया जा रहा है। इसी रंजिश के चलते दोनों पक्ष आमने सामने आए और घटना को अंजाम दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला, जिसके बाद से पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ली और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो वहीं चंपावत जिला अस्पताल में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों का अल्ट्रासाउंड नहीं किया जा रहा है, जिस कारण इलाके के लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि क्या चंपावत जिला अस्पताल में लोहाघाट इलाके के लोगों का कोई हक नहीं है। लोहाघाट के लोगों ने यह भी आरोप लगाते हुए कहा है कि वो चंपावत जिला अस्पताल इलाज के लिए गए हुए थे, जहां उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराना था, लेकिन वहां उनका रेडियोलॉजिस्ट से एक अल्ट्रासाउंड तो करा दिया पर दूसरा अल्ट्रासाउंड लोहाघाट उप जिला अस्पताल में कराने के लिए कहा गया और बताया गया कि वे 2 दिन से अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, तब जाकर के उनका लोहाघाट उप जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड हो पाया, जिसके बाद से लोगों ने जिलाधिकारी चंपावत और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से चंपावत जिला अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले लोहाघाट क्षेत्र के मरीजों का भी अल्ट्रासाउंड करने की मांग की। लोगों ने कहा कि अगर लोहाघाट क्षेत्र के मरीजों के साथ रेडियोलॉजिस्ट सौतेला व्यवहार करेंगे तो लोहाघाट की जनता आंदोलन के लिए मजबूर होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की होगी। सर, मैं चंपा गया था, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड लिखा था, मैंने चेक कराया था डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने 2 अल्ट्रासाउंड लिखे थे, एक ऊपर वाला का कहते एक नीचे वाला। तो ऊपर वाला था उन्हें वहाँ करा दिया है, नीचे वाला कहते कि लोहाघाट से पता करना, लोहाघाट में होगा करके। तो फिर मैंने कहा अगर लोहाघाट में भी नहीं होगा तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा। उन्होंने बोला नहीं तो फिर कर्नाटक के पास जाना पड़ेगा, तो वहाँ से करा के लाना करके फिर चीज़ चेक करके। तो इसलिए मैं कल वहाँ गया था चंपावत, तो ऊपर वाला तो किया उन लोगों ने, तो नीचे वाला नहीं किया। तो फिर मैं तो सच अभी आज आया सुबह, तो मैंने कहा यहाँ पता कर लेता हूँ। तो फिर अभी यहाँ पे मिला तो इन्होंने बोला वहाँ क्यों नहीं करा रहे। मैंने कहा मैं वहाँ से ऐसा ऐसा बताया, मेरे को प्रॉब्लम बताई, तो यहाँ हो जाएगा। इन्होंने बोला यहाँ हो जाएगा, अभी थोड़ा वेट करो, अभी यहाँ करा देते हैं आपका। वहाँ बोले अल्ट्रासाउंड कहीं बाहर करो, यहाँ मशीन खराब हुई है। परसों ही तो गई थी। हाँ, मैंने कहा कहाँ दिखाऊंगी, खूना बोरा की हो तो
लोहा घाट दिखाओ, ऐसा बोला उनने। मशीन में साफ नहीं आ रहा कह रही थी ना, कहीं दिक्कत होगी तो इससे अच्छा तो लोहा घाट करके लाओ। कौन कह रहे थे? वो जो अल्ट्रासाउंड करते हैं वो वाले सर। तो वहाँ 3-4 दिन ही तो हुए, परसों आए तो थी यहाँ में, फिर में वहाँ से भेजा ना। तो आज लोहा घाटी तो कहा इसी हॉस्पिटल में। सितारगंज में भीषण सड़क हादसे का कहर देखने को मिला, जहां पर ईंट से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने की वजह से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। एक लड़के हैं 17 साल के हैं, वो एम्बुलेंस के साथ आए थे, अपने पिताजी के साथ आए थे और एम्बुलेंस में उनका क्रश्ड हेड था, बिल्कुल हेड की इंजरी बहुत ज़्यादा सीवियर थी। हमने ईसीजी के माध्यम से उनको डेड डिक्लेयर किया है। बाकी अभी हमने आगे पुलिस की कार्रवाई चलेगी। ये हर्रापुर के रहने वाले हैं। उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप जारी है, जहां मौसम विभाग ने देहरादून समेत 6 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार 14 जनवरी तक प्रदेश भर में मौसम सूखा रहने की संभावना है और बारिश बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। बता दें कि बारिश बर्फबारी न होने की वजह से प्रदेश भर में सूखी ठंड पड़ रही है, जिससे कि पर्वतीय इलाकों में शीतलहर और पाला की समस्या बढ़ चुकी है, जबकि मैदानी इलाकों में कोहरे ने मुश्किलें बढ़ा दी है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो चुकी है, जिससे कि यातायात प्रभावित हो सकता है और लोगों को सलाह दी गई है कि वे सावधानी बरतें। जैसे मैंने बोला कि अभी बारिश की संभावना अभी नहीं दिख रही है और अभी एक हफ्ते तक नहीं दिख रही है और हमें जैसे एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट में दिख रहा है कि शायद अगले हफ्ते भी ऐसा हमको देखने को मिला, तीसरे और चौथे सप्ताह में शायद देखने को मिल सकती है। टिहरी गढ़वाल में छम के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पहले खेल और सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। बता दें कि उत्सव का आयोजन थौलधार कल्चरल डेवलपमेंट कमेटी ने किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय बड़े बड़े नेता भी पूजा करने से डरते थे, वे मंदिरों में जाने से भी डरते थे। कुछ लोग जो पहले कभी जनेऊ नहीं पहनते थे, वे अब इसे अपने जैकेट के ऊपर भी पहन रहे हैं और सार्वजनिक रूप से इसका प्रदर्शन भी करते हैं। वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया जैसी पहलों के जरिए हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम श्री कृष्ण यमुना तीर्थ यात्रा सर्किट, हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। खेलो इंडिया और फिट इंडिया आंदोलन के जरिए पीएम मोदी देश में हमारे एथलीटों को बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है। आपको याद होगा एक समय में बड़े बड़े नेतागण पूजा करने से भी डरते थे, मंदिरों में जाने से भी डरते थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद सबको आज उसका भी कहीं न कहीं जनता के सामने लाना पड़ रहा है। आज कुछ लोग पहले कभी जनेऊ नहीं पहनते थे, वो जैकेट के ऊपर भी जनेऊ पहन के बाहर उसका भी प्रदर्शन करते हैं। आप सबको याद होगा आज हमारी जितनी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, चाहे वो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का निर्माण होना हो, बनारस में काशी विश्वनाथ की नगरी में काशी कॉरिडोर बन गया, उज्जैन में महाकाल लोक बन गया, हमारे उत्तराखंड में चाहे बद्रीनाथ भगवान का प्रांगण हो या बाबा केदार का स्थान हो, दोनों ही स्थानों पर नवनिर्माण पुनर्निर्माण मास्टर प्लान पर तेजी से काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर वोकल फॉर लोकल मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से आज हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का काम हो रहा है और हमारी सरकार भी उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में निरंतर काम कर रही है। तो देहरादून में बीजेपी रामजी योजना को लेकर के एक विशेष कार्यशाला का आयोजन कर रही है और ये कार्यशाला
पहले प्रदेश स्तर पर आयोजित होगी, जिसके बाद से इसे जिला स्तर तक लेकर के जाया जाएगा। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कृषि और श्रमिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को योजना के लाभों के लिए प्रति जागरूक करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोग इसका फायदा उठा सके। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह भी बताया कि इस योजना के तहत उत्तराखंड राज्य को 90 और 10 के रेशो में वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे कि पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। कार्यशाला में हर जिले के लिए गठित की गई विशेष टीमों के सदस्य शामिल होंगे, जो कि आगे जाकर योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में भूमिका निभाएंगे। सीबीआई की जांच बैठ गई है, सब विषयों की चर्चा होगी, हर चीज़ की जांच होगी। उसके लिए एसआईटी बैठी हुई है, एसआईटी उसमें भी जांच कर रही है और हो सकता है कि सीबीआई सारे विषयों को अपने हाथ में ले ले। इसलिए मुझे इन छोटी छोटी बातों पर बहुत प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। सर तो विकासनगर में यूलिप परियोजना के तहत चल रहे सीवरेज और पेयजल लाइन बिछाने के कामों में भारी अव्यवस्थाओं को लेकर के जन संघर्ष मोर्चे ने तहसील में हल्ला बोल दिया। मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसील का घेराव कर जनता को हो रही परेशानियों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। वहीं मौके पर जिम्मेदार अधिकारियों की गैर मौजूदगी से आक्रोशित मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नेगी ने आरोप लगाया कि यूयूएसडीए के जरिए लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से कराए जा रहे कार्यों में अव्यवस्थाएं नजर आ रही है। साथ ही जनसंघर्ष मोर्चा ने नगरपालिका और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई तो तहसील में तालाबंदी कर दी जाएगी। इस मामले को लेकर के जनसंघर्ष मोर्चा ने आज तहसील घेराव का हमारा कार्यक्रम था, लेकिन हमें बड़ी नाराजगी उस समय हुई जब तहसील में ना एसडीएम थे, ना तहसीलदार है, ना नायब तहसीलदार है, ना वहां पे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। बताइए तहसील कैसी चली? इस लावारिस हालत में जनसंघर्ष मोर्चा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है। और हमने ये जो आज जो ज्ञापन भेजा है डीएम साहब को भेजा है कि इसका संज्ञान ले लें, और हमने इस बात की चेतावनी भी दी है कि अगर बहुत जल्दी इस पे शासन, ये प्रशासन हमारा तमाम जो संबंधित विभाग है इस पे संज्ञान नहीं लेता है तो निश्चित तौर पे यहाँ पर हम तालाबंदी करेंगे, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई 400 करोड़ रुपए से अधिक का जो यूलिप परियोजना के तहत ही काम हो रहा है, और उसका जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, हमारा पैसा है, आपका पैसा है। अगर वो इस तरह ही जाया होगा तो मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चलाए जा रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम दुरुस्त क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहा है। और जहां कार्यक्रम के तहत चंपावत के दिगाली चौड़ में आयोजित बहुउद्देशीय जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला अधिकारी मनीष कुमार ने की। इस बहुउद्देशीय शिविर के जरिए 743 से अधिक ग्रामीण नागरिकों को कई विभागीय सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिला। शिविर के दौरान 35 लोगों का आधार संशोधन और पंजीकरण किया गया है और श्रम विभाग ने 8 श्रमिकों को श्रम कार्ड वितरित किया। वहीं ग्रामीणों ने धामी सरकार के जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम को दूरस्थ क्षेत्र की जनता के लिए बेहद उपयोगी बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और डीएम चंपावत को धन्यवाद दिया। जन जन की सरकार जन जन के द्वार के द्वारा जो सरकार द्वारा सुविधा मिलती है उससे लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको जहां तक कोई सुविधा नहीं पहुंचती थी उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। मैं इसमें धामी सरकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आज दिगाली चौड़ के राजकीय इंटर कॉलेज में उत्तराखंड सरकार द्वारा जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम को लेते हुए एक बहुउद्देशीय शिविर का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। और सौभाग्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार जी जो बहुत ही ऊर्जावान जिलाधिकारी के रूप में चंपावत जिले में कार्य कर रहे हैं, आपका दिशा निर्देशन यहाँ पर इस बहुउद्देशीय शिविर में मिल रहा है। चंपावत जिले के 23 विभागों द्वारा यहाँ पर अपने अपने विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। और आज मेरे भाई की जो है तो रीढ़ की हड्डी में क्रैक आने का जो है तो मैं यहाँ आया था, जिलाधिकारी महोदय को मैंने ज्ञापन दिया था। उसमें जो है तो मेरे भाई को जो है जिला अस्पताल में एडमिट कराने के लिए उन्होंने बोला है और मैं अब जिलाधिकारी महोदय को भी धन्यवाद दूंगा। और जो है सीएम साहब भी हमारे घर में जाके उसको देख के आए हैं और उनने भी हमें अच्छा आश्वासन दिया है। नमस्कार, मैं पूर्व प्रधान बिंडा तिवारी देवेंद्र सिंह।
जब से उत्तराखंड सरकार द्वारा जन जन के द्वारा कार्यक्रम चला है, तो हर वर्ग के लोगों को, हर विभाग के जो भी योजना है उनका लाभ हमारे ग्राम पंचायत तक पहुंच रहा है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री डीएम साहब का और जितने भी यहाँ पर विभाग हैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप हमारे क्षेत्र में आए और हमारी समस्याओं का समाधान किया। हल्द्वानी महापौर गजराज बिष्ट कालाढूंगी पहुंचे, जहां उन्होंने नगर पालिका में वाल्मीकि समाज के परिवारों से मुलाकात की और वार्ड में पहुंच करके लोगों की समस्याएं भी सुनी, जिसके बाद से उन्होंने समाधान का आश्वासन भी दिया। इस दौरान महापौर गजराज बिष्ट ने बताया कि आगामी 2027 चुनाव को देखते हुए समर्थक जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी बेस पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। व्यक्ति को हमेशा भविष्य की चिंता करनी चाहिए और भविष्य की चिंता करना ठीक रहता है। लेकिन आज मैं अपने जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनके साथ चाय पीने आया था, उनके संग नमकीन खाने आया था, उनके संग बर्फी खाने आया था। उनके साथ बैठकर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, उनकी बातों को सुना है, अपनी बातों को कहा है। और मेरा मानना यह रहता है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को एक साथ मिलकर चलना चाहिए, जिससे कि समाज का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। और मैंने उनसे यहीं पर यही अपील भी की है कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं खतूरा जी, उनके नेतृत्व में जो कालाढूंगी क्षेत्र है बहुत आगे बढ़ रहा है और आप सब भी ईमानदारी से उनके साथ मिलकर काम करें। तो वहीं 7 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक मेले का खटीमा में आगाज हो गया है, जिसमें कि उत्तरायणी कौतिक के सदस्य, पदाधिकारी और कलाकार, विद्यालयों के बच्चों ने खटीमा के मुख्य मार्गों से होकर छलिया नृत्य, कई सांस्कृतिक प्रोग्राम की झांकियां प्रस्तुत की और कृषि फार्म जहां पर उत्तरायणी कौतिक का आगाज किया गया, वहां मुख्य पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। बता दें कि 7 दिनों तक चलने वाले उत्तरायणी मेले में कुमाऊनी सांस्कृतिक नृत्य के साथ साथ में और कई भाषाओं की संस्कृति से जुड़ी हुई झलकियों का प्रोग्राम भी यहां आयोजित किया गया, जिसको लेकर के कुमाऊं उत्तरायणी कौतिक उत्थान मंच के अध्यक्ष ठाकुर सिंह खाती ने बताया है कि मेला खटीमा में लगभग 20 सालों से चल रहा है। इसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड की संस्कृति को लोगों के सामने प्रस्तुत करना है और इसके साथ और कई भाषा और धर्म के सांस्कृतिक प्रोग्राम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। आज ये हमको इस मेले को आयोजित करते हुए 20 साल हो चुके हैं। इसका मूल उद्देश्य हमारा ये है कि अपनी बोली भाषा, संस्कृति और विरासत को संरक्षित करते हुए भावी पीढ़ी को इससे रूबरू कराने के लिए ये हम आयोजित करते हैं। तो इसमें हम जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं विशुद्ध अपनी भाषा में, कुमाऊनी भाषा में होते हैं, उससे हम बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं, देखो हमारी बोली भाषा कितनी समृद्ध है और हमारी विरासत कितनी महान है। बहुत आकर्षक इस साल भी लगे हैं, झूला वगैरह है और जनता के मनोरंजन के लिए भी जो है ये हमने जो है यहाँ पर वो व्यवस्था की है। अब प्रत्येक इसमें इस साल में भोजन वगैरह आदि के लिए या जो भी उसको चाहना चाहे। दूसरा उत्तरायणी जो है, उत्तरायणी का बहुत बड़ा महत्व है हमारे उत्तराखंड के हिसाब से और हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि उत्तरायणी का जो आगाज हुआ था वो बागेश्वर से हुआ था शुरू में, जब स्वतंत्रता के समय। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप कोतवाली क्षेत्र के शिवनगर इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। बता दें कि महिला के 2 छोटे बच्चे हैं। वहीं बताया ये जा रहा है कि बच्चों ने जब अपनी मां को फंदे पर लटका हुआ देखा तो वे घबरा करके बाहर निकले और पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी। बच्चों की बात सुनते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते आसपास के लोग मौके पर जुट गए, जिसके बाद से स्थानीय लोगों ने तुरंत ही महिला के पति को सूचना दी। सूचना मिलते ही पति घर पहुंचा और इसके बाद डायल 112 पर मामले की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच पड़ताल में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। निशा नाम है, लगभग 28 साल उम्र है इसकी और एक बच्ची जो है वो 1 साल की है और एक बच्ची है वो 3.5 साल की है। और ये घटना लगभग 3:45 बजे के आसपास हुई है
और एक छोटी सी बच्ची ने बाहर आकर के बताया कि मम्मी मर गई। फिर उसके बाद जो है यहाँ के लोगों ने अपने उसकी जो महिला का हस्बैंड है उसको फ़ोन किया और उसने तुरंत आते ही उनने 112 पर कॉल की, जहाँ की ट्रांजिट कैंप थाना इंचार्ज तुरंत मौके पे पहुँचे और उसकी जांच चालू कर दी है। और अब जो भी साक्ष्य हैं वो अपने इकट्ठे करे जा रहे हैं, जिसमें कि मोबाइल भी जमा कर लिया गया है। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।